हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, संविधान के इस सीरीज में हम लोग बात कर रहे थे राष्ट्रपति पर, और पिछली क्लास में हम लोग राष्ट्रपति से बेसिक परिचय जो था वो पढ़ लिए हैं। साथ ही साथ ये भी पढ़ लिया था कि अनुच्छेद 52 में क्या है, अनुच्छेद 53 में क्या है और अनुच्छेद 54 में क्या है। आज हम लोगों को अनुच्छेद 55 से शुरू करना है, और हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है। चूँकि अनुच्छेद 55 का संबंध जो है काफ़ी हद तक अनुच्छेद 54 से भी है, इसलिए एक बार थोड़ा सा अनुच्छेद 54 को रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद अनुच्छेद 55 से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो विद्यार्थी पिछली क्लास की वीडियो नहीं देखे हैं, अच्छे से समझने के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 55 क्या, अनुच्छेद पहले 54 का रिवीजन कर लेते हैं तब। अनुच्छेद 54 अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अनुच्छेद 54 ये बताता है कि वास्तव में राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा कैसे, प्रत्यक्ष होगा कि अप्रत्यक्ष होगा, और साथ ही साथ इस निर्वाचक मंडल में या राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से व्यक्ति भाग लेंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 54 ये बताता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होगा, और सीधी सी बात है, अगर अप्रत्यक्ष तरीके से कहा जा रहा है इसका मतलब ये है कि जनता सीधे वोट नहीं डालेगी, और जब जनता सीधे वोट नहीं डालेगी तो बात ये आता है कि कौन लोग वोट डालेंगे। तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 54 ये बताता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा वह अप्रत्यक्ष तरीके से होगा और एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होगा। कैसे होगा? अप्रत्यक्ष तरीके से। अप्रत्यक्ष तरीके से एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होगा। एक निर्वाचक मंडल, ठीक। निर्वाचक मंडल का मतलब ये है कुछ लोगों का एक समूह होगा जो इस राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे। अब बात ये आती है कि ऐसे कौन कौन से लोगों का ये समूह होगा, या कह सकते हो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इस निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है दोस्तों। दूसरे नंबर पे बात किया जाए विधान सभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरे नंबर पे बात किया जाए तो ये प्रावधान कर दिया गया 70वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से कि ऐसे केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर विधानसभा है, उस विधानसभा के सदस्य भी इस राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे। इसका मतलब ये है जो वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पर विधानसभा जो है उसके भी, और भविष्य में किसी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का गठन होता है तो उसके सदस्य भी इसके सदस्य होंगे। इसे जो है क्यों बताया जा रहा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब ये है कि 70वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से ये तो प्रावधान कर दिया गया दिल्ली और पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर विधानसभा भी पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि इस विधानसभा के सदस्य भी इस निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे।
और अभी हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और जम्मू कश्मीर में भी घोषणा किया गया है कि यहाँ पर भी विधानसभा होगी। इसका मतलब ये है कि अब दिल्ली पुदुचेरी ही नहीं, अब जो है जम्मू और कश्मीर के विधानसभा के सदस्य भी इस निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 70वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से ये नहीं कहा गया था सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी के, बल्कि ये कहा गया था ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के भाग होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक पिछली क्लास में हम लोगों ने देख लिया था। हालांकि पिछली क्लास में हम लोगों ने इसको 2 भागों में बांट दिया था, लोकसभा और राज्यसभा लिख दिए थे, उसमें थोड़ा सा और चर्चा किए थे, लेकिन अब जो है हम लोगों ने उसको पढ़ लिया है। तो अब हम लोग जो है अनुच्छेद 55 शुरू करते हैं। ठीक है, अब जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी इनको हम लोग रेफरेंस के तौर पर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं अनुच्छेद 55। इसमें यह बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 54 ये बताता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, प्रत्यक्ष होगा कि अप्रत्यक्ष होगा। इसमें ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो इस निर्वाचन में भाग लेंगे, लेकिन अनुच्छेद 55 ये बताता है कि वास्तव में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, किस विधि का प्रयोग किया जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक हम लोग चलेंगे। ठीक है, थोड़ा समझिएगा पहले। हमारे संविधान का अनुच्छेद 62 ये कहता है, हमारे संविधान का अनुच्छेद 62 ये कहता है कि वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ है व्यक्ति, उसके कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही एक नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। अनुच्छेद 62 में और बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, वो हम लोग जब अनुच्छेद 62 में जाएंगे तो देखेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन पढ़ रहे हैं तो उसके प्रेफरेंस में देख लेते हैं। ये कहा गया है अनुच्छेद 62 में कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ है उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही एक नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक है, अब जब नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए तो बात ये आती है राष्ट्रपति का चुनाव करवाएगा कौन। तो राष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग, इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो उसके पहले ही भारत निर्वाचन आयोग की यह जिम्मेदारी है कि वह नए राष्ट्रपति का चुनाव करवा दे। अब बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा, हमारे संविधान का अनुच्छेद 62 ये कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए और ये जो चुनाव जो है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाना चाहिए। तो प्रक्रिया क्या होती है ये समझिएगा। सबसे पहले भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुच्छेद 324 के अनुसार, ये आगे हम लोग देखेंगे, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सबसे पहले कुछ तारीखों की घोषणा की जाती है और ये कहा जाता है कि हाँ इस तारीख को वोट पड़ेंगे, इस तारीख को इसकी वोट की गणना होगी। ठीक है, पूरा का पूरा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तारीखों की घोषणा कर दी जाती है और उसके बाद जो है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ही एक अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। जब अधिकारी नियुक्त कर दिए जाते हैं तब जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं या जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहते हैं वह इस अधिकारी के पास जो है अपना नामांकन पत्र भर सकते हैं। ठीक है, अपना नामांकन पत्र भर सकते हैं, लेकिन नामांकन पत्र भरने के लिए एक कानून का
एक कानून की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा उसको समझ लीजिए। एक कानून है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अधिनियम 1952। हमारे संविधान के अनुच्छेद 71 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी विशेष कानून का निर्माण कर सकती है। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखकर 1952 में जब राष्ट्रपति का चुनाव कराया गया, पहला चुनाव, तब संसद के द्वारा एक कानून बनाया गया जिसे कहा गया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952। इसके तहत जो है यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है या राष्ट्रपति चुनाव लड़ता है तो कम से कम उसे 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक के हस्ताक्षर होने चाहिए। अब बात ये आती है, ये अनुमोदक कौन है, ये प्रस्तावक कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, अनुमोदक का मतलब ये होता है समर्थन करने वाले, अनुमोदक का मतलब होता है समर्थन करने वाले, और प्रस्तावक का मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति जो आपको प्रस्तावित करते हैं कि हाँ आप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हो जाइए। ठीक है, तो ये बात ये आती है अनुमोदक और प्रस्तावक आते कहाँ से है? तो ये जो 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक हैं, यह वास्तव में इसी निर्वाचक मंडल से आते हैं। कहने का मतलब चाहे संसद के दोनों सदनों में से 50 लोग इसमें 50 लोग इसमें, या किसी राज्य से किसी राज्य के विधायक जो है 50 लोग अनुमोदित कर दें, 50 लोग प्रस्तावित कर दें कि हाँ आप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हो जाइए, तब जो है कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। ठीक है, ये 50 अनुमोदक और 50 प्रस्ताव कहाँ से आते हैं? तो इसी निर्वाचक मंडल के सदस्य आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि 50 लोग वही हो, अनुमोदक भी हों और 50 लोग वही प्रस्तावक भी हों। ये 50 लोग अलग होने चाहिए और ये 50 लोग अलग होने चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर इस निर्वाचक मंडल से 100 लोग किसी को चाहे तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझिएगा। वास्तव में ये जो 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक का प्रावधान किया गया है, यह 1997 से किया गया है। शुरू से बिल्कुल देखते हैं। जब हमारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 बना था तो ये प्रावधान किया गया था, अगर कम से कम 2 अनुमोदक और 2 प्रस्तावक हस्ताक्षर कर देते हैं तो कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव मतलब राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, परिणाम क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी राज्य के 4 विधायक ये चाहें तो किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित कर सकते हैं। परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे लोग राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े होने लगे और ऐसे व्यक्ति भी चुनाव के लिए खड़े होने लगे जिन्हें एक वोट भी नहीं प्राप्त होता था। इसी को ध्यान में रखते हुए 1974 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम में संशोधन किया गया और ये कहा गया कि कम से कम 10 अनुमोदक और 10 प्रस्तावक। 1974 में क्या कह दिया गया? कम से कम 10 अनुमोदक और 10 प्रस्तावक जब हस्ताक्षर कर देंगे तभी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी कुछ लोग ऐसे थे जो अभी भी किसी राज्य के 10 विधायक से 10 और विधायक, कम से कम कुल मिला के 20 विधायक से सिग्नेचर करवा लेते थे और वह राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े हो जाते थे। इसी को ध्यान में रखकर 1997
1997 में ये प्रावधान किया गया। अब ये 10-10 नहीं, कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, 50 मतलब उल्टा बोल रहे थे, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक अगर सिग्नेचर करते हैं तभी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ ये तो कहा गया, और ये कहा गया कि 15,000 रुपये RBI के खाते में जमा करना होगा। और यह भी 1997 के पहले जो है केवल 25 रुपये हुआ करता था। ठीक है, एक बार फिर से समझिएगा इसको छोड़कर। अगर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तारीख की घोषणा की जाएगी, उसके बाद इसके द्वारा एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी और ये कहा जाएगा कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अपना पद भरना चाहे वो भर सकता है। तो जो व्यक्ति चाहें इनके पास अपना पत्र जो है दाखिल कर सकते हैं, लेकिन पत्र दाखिल करने के लिए यह जरूरी था कि कम से कम 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक इस पर हस्ताक्षर करें। अब ये देख चुके हैं 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक कौन से हैं। ठीक है, साथ ही साथ 15,000 रुपये RBI के खाते में जमा करें। ठीक है, और ये प्रावधान किया गया अगर कोई सदस्य कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी यह राशि जो है जब्त कर ली जाएगी, उसकी यह राशि जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, अब बिल्कुल समझिएगा, इतना डिटेल में इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है समझ नहीं पाते हैं। तो बिल्कुल कहानी की तरह, या बिल्कुल एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार वीडियो देखिए, लेकिन बिल्कुल अच्छी तरह से समझिएगा। फिर से एक बार समझिए। अनुच्छेद 62 ये कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही भारत निर्वाचन आयोग की यह जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रपति का चुनाव करवा दे। और भारत निर्वाचन आयोग ऐसा करता भी है कि वह सभी तारीखों की घोषणा कर देता है कि हाँ इस दिन नामांकन पत्र होगा, इस दिन वोटिंग होगी, वोटिंग होने के बाद इस दिन जो है ये वोट जो है गिने जाएंगे, इस दिन राष्ट्रपति शपथ लेगा, पूरा का पूरा घोषणा कर दिया जाता है। उसके बाद इसके द्वारा एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है और इस अधिकारी के पास जो भी व्यक्ति चाहे वह अपना नामांकन पत्र भर सकते हैं कि हाँ हम राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। और भरने के लिए यह जरूरी है कि कम से कम 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक हों, और साथ ही साथ RBI में 15,000 रुपये जमा करें। ये पिछला क्या था उससे मतलब नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति अपना फॉर्म भरता है और वह कुल वैध मतों का 1/6 भाग नहीं प्राप्त कर पाता है तो उसकी जो है यह 15,000 रुपये जो है जब्त कर ली जाएगी। जब्त का मतलब यह है कि ले लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर 1/6 भाग से ज़्यादा प्राप्त कर लेता है तो इसकी ये 15,000 रुपये वापस आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आया? अब आगे चला जाए। चलिए, अब जो है मान लीजिए ये पूरा का पूरा हो गया। ठीक है, पूरे के पूरे लोगों ने मान लीजिए पूरा का पूरा प्रक्रिया हो गया, फॉर्म भर दिया गया। अब वोटिंग होगी। वोटिंग में जाएंगे कौन कौन से लोग, वोट कौन कौन से डालेंगे? तो संसद के दोनों सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और साथ ही साथ दिल्ली पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। अब जम्मू कश्मीर भी होगा, जब इसके भी सदस्य हो जाएंगे तो इसके भी सदस्य जाएंगे। अब यहाँ पर इसको समझते हैं। ध्यान से समझिएगा। हम लोग जानते हैं कि ये जो है मान लीजिए भारत है, ये जो है भारत है, और इसमें जो है छोटे छोटे राज्य हैं, छोटे बड़े राज्य हैं मान लीजिए। ऐसे में मान लीजिए केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ पर जो नियम और कानून बनाया जाता है वह संसद के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? संसद के द्वारा बनाया जाता है। और संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। ठीक है, और इसके भी निर्वाचित सदस्य जाएंगे, इसके भी। और हम लोग जानते हैं कि लोकसभा में, यहाँ से समझिएगा, लोकसभा में अधिकतम
552 सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय की बात किया जाए तो वर्तमान समय में कुल 545 सदस्य हैं, 545 सदस्य हैं। इसका मतलब थोड़ा समझिएगा, अधिकतम 552 हो सकते हैं, वर्तमान समय में 545 ही हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 545 से 552 करना है तब संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है। केवल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में ही संशोधन करके 545 से 552 तक किया जा सकता है। लेकिन अगर 552 से अधिक करना है तब हमें अपने संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अधिकतम 552 लोकसभा में और हैं कितने, 543। और इसमें से भी 545 में से भी ये जो 543 हैं ये तो निर्वाचित हैं, क्या हैं, ये तो निर्वाचित हैं। और ये जो दो लोग हैं यह जो है राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त किया जाता है। हमारे संविधान में अभी तक यह प्रावधान था कि राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है तो वह लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त कर सकता है या मनोनीत कर सकता है। ठीक है, हालांकि अभी हम लोग आगे लोकसभा देखेंगे तो देखेंगे कि वर्तमान समय में ये प्रावधान कर दिया गया कि अब ये 2 एंग्लो इंडियन का कोई प्रावधान नहीं है। 2020 से ये प्रावधान कर दिया गया कि अब ये एंग्लो इंडियन का कोई मतलब नहीं है। ये हम लोग डिटेल में लोकसभा में देखेंगे। इसका मतलब ये है कि ये 543 लोग वोट डालेंगे। और साथ ही साथ इसी प्रकार राज्यसभा की बात किया जाए तो राज्यसभा में भी ये कहा गया है कि अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय की बात किया जाए तो 245 सदस्य हैं। ठीक है, कितने हैं, 245 सदस्य। और 245 में भी अगर बात किया जाए तो ये है कि 238 तो 238 जो आएंगे वह चुनाव के माध्यम से आएंगे और 12 लोग जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। और ऐसे व्यक्ति मनोनीत किए जाएंगे जिसे शिक्षा, साहित्य, कला और विज्ञान में कोई विशेष ज्ञान या विशेष अनुभव है। और वर्तमान समय की बात किया जाए तो इसमें से 233 लोग, ये इसमें करना था, चलिए इसको यहाँ से समझ लीजिए कि 250 में से 238 इसमें, 212 ये। लेकिन वर्तमान समय में 233 लोग तो चुनाव के माध्यम से गए हैं और 12 लोग जो है ये मनोनीत किए गए हैं। इसका मतलब ये है ना तो ये वोट डालेंगे ना तो ये वोट डालेंगे। वोट कौन डालेगा, एक तो ये वोट डालेंगे, एक ये वोट डालेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से कुल कितने वोट डालेंगे, तो लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया। लोकसभा से कितने डालेंगे तो हम लोग कहेंगे 543। राज्यसभा से कितने डालेंगे तो 233। टोटल कितने हो गए, 3 3 6 4 3 7 3 2 5। वर्तमान समय की बात किया जाए, अगर ये पूछा जाए कि संसद से कुल कितने लोग वोट डालते हैं तो संसद से कुल 576 लोग वोट डालते हैं। पक्का, यहाँ तक किसी को दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे कहा गया है विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य वोट डालेंगे। हम लोग जानते हैं कि विधानसभा में राष्ट्रपति द्वारा 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जा सकता है। ठीक है, और बाकी जो है वह निर्वाचन के माध्यम से जाएंगे। इसका मतलब ये जो एंग्लो इंडियन है जो मनोनीत किए जा रहे हैं वह जो है इस राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होंगे, बाकी जो हैं वो होंगे। ठीक है, अब जो ये राज्यों से चुनकर जाएंगे वह जो है वोट डालेंगे। ठीक है, और अगर इनकी कुल संख्या की बात किया जाए, अगर इनके कुल संख्या की बात किया जाए तो इनकी जो कुल संख्या है वह है 4120। इनकी कुल संख्या है 4120। अब सबको जोड़ दिया जाए तो ये 4120 और 576 टोटल कितने हो जाएंगे, ये 4120
120 प्लस 576, ये हो गए 6, 7 2 9, 5 1 6 4 4। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 4696 कितने हो गए 4000, एक मिनट थोड़ा यहाँ पर गलती कर दिया गया, 5 2 ये 7 होगा, कितना होगा 5 2 7। इसका मतलब यहाँ पर भी हो जाएगा कितने 5 2 7, तो ये हो जाएगा 7 1 8, 4896। इसका मतलब ये है कि 4896 लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के इस निर्वाचक मंडल में हैं। इसका मतलब यह है कि 4896 लोग ऐसे हैं जो कुल वोट डालेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा मिटा दिया जाए तब। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसका मतलब यह है कि ये लोग वोट डालेंगे, ये लोग डालेंगे, ये लोग डालेंगे। ये जो है दोनों का मिला के है कितना है 4120। ठीक है, इसका मतलब यह है ये भी डालेंगे, ये भी डालेंगे, ये हो गया। इसका मतलब यह है कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले घोषणा की गई, यहाँ पर भर दिया गया, अब उसके बाद ये लोगों ने वोट डाल दिया गया। अब बात ये आती है, क्या इनके द्वारा डाला गया वोट, इनके द्वारा डाला गया वोट, सभी के वोट बराबर होते हैं? तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 55 में ये प्रावधान कर दिया गया है कि मान लीजिए ये संघ है, ये मान लीजिए संघ है, ये कह सकते हो देश है, अब देश को ही कहा जाता है ये संघ, और इसमें ये जो है छोटे छोटे राज्य हैं। ये क्या हैं? छोटे छोटे राज्य हैं। तो हमारे संविधान में दो चीज़ें कही गई हैं। एक तो ये कहा गया है कि इन राज्यों में समानता रखी जाएगी उनके जनसंख्या के आधार पर। इन राज्यों में समानता रखी जाएगी उनके जनसंख्या के आधार पर, और साथ ही साथ इन राज्यों और ये जो संघ के संसद हैं इनके मतों की संख्या में भी समानता रखी जाएगी। अब ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ के जो सदस्य होंगे और इस राज्य के जो सदस्य होंगे सभी का अपना अपना अलग अलग एक मत मूल्य होगा, और ये जो संसद होंगे इनके भी अपने अपने अलग अलग मत मूल्य होंगे। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब बात ये आती है कि अगर किसी राज्य के एक सदस्य का मत मूल्य निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अगर किसी राज्य के एक सदस्य का मत मूल्य निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसमें यह है एक विधायक का मत मूल्य बराबर, एक विधायक का मत मूल्य बराबर उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे उस राज्य के कुल निर्वाचित विधायक। ठीक है, उस राज्य के कुल निर्वाचित विधायक। इसका मतलब यह है कि कुल जितनी जनसंख्या होगी यहाँ पर रख दिया जाएगा और कुल निर्वाचित विधायक जितने होंगे उससे भाग दे दिए जाएंगे, साथ ही साथ 1/, या कह सकते हुए 1000 से और भाग दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है थोड़ा समझिए। मान लीजिए किसी राज्य की जनसंख्या जो है 20 लाख है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 20 लाख है, और वहाँ पर विधायकों की संख्या मान लीजिए कितने हैं, मान लीजिए 100 हैं। तो क्या होगा 100 से तो 100 कट गए। इसका मतलब ये है कि एक विधायक का मत मूल्य कितना आ गया 20,000 आ गया, लेकिन इसको 1/1000 से और भाग दिया जाएगा तो 3 0 से 3 0 और कट गया। इसका मतलब ये है कि एक विधायक का मूल्य जो है अब 20 होगा। 20 लाख कहने में भी थोड़ा सा बड़ा लग रहा था। ठीक है,
तो इसका मत मूल्य कम हो, इसीलिए 1000 से और भाग दे दिया गया। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब ये है कि कुल जनसंख्या बटे कुल निर्वाचित सदस्य करके 1000 से भाग दे देंगे, और तो कुल जो है एक विधायक का मत मूल्य निकल आएगा, एक विधायक का मत मूल्य निकल आएगा। ठीक है, अब कुल विधायकों का मत मूल्य निकालना होगा तो जितना आएगा उससे जो है कुल विधायकों की संख्या से गुणा कर देंगे। अब बात ये आती है, फिर तो वही आ जाएगा, जितना इससे भाग देंगे वही आएगा। तो हमें यहाँ पर ज़रूरत है एक विधायक के मत मूल्य का, क्योंकि कोई विधायक किसी को वोट डालेगा, कोई विधायक किसी को वोट डालेगा, कोई विधायक किसी को वोट डालेगा और कोई विधायक किसी को वोट डालेगा। तो हमें कुल विधायकों से मतलब ज़्यादा नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पर एक एक विधायक का मत मूल्य निकालना है। ठीक है, इस तरह से सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य निकाल लिया जाएगा। इस तरह से सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य निकाल लिया जाएगा। और जब एक, मान लीजिए इसका मत मूल्य आ गया कितना, मान लीजिए 100 आ गया इसका मत मूल्य। चलिए इसको एक बार थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं। मान लीजिए किसी राज्य की जनसंख्या कितनी है, 1000 है, मान के चलते हैं 1000 है नहीं किसी का, और यहाँ पर विधायकों की संख्या कितनी है, मान लीजिए 5 है, 1000 नहीं 10,000 मान के चलते हैं, 5 है। और इसको क्या करेंगे, ये हल करेंगे तो कितना आया, 1 2 3 जीरो से पहले 3 जीरो कट गया, 5 दूनी 10। इसका मतलब ये है एक विधायक का मत मूल्य तो आ गया 2, और कुल विधायकों का मत मूल्य निकालना है तो इसी को गुणा कर देंगे 5 से, कितना आ गया 10। कुल विधायकों का मत मूल्य 10 आ गया। ठीक है, इसी तरह से सभी राज्यों के कुल विधायकों का मत मूल्य निकाल लिया जाएगा। इसी तरह से सभी राज्यों के कुल विधायकों का मत मूल्य निकाल लिया जाएगा। और दोस्तों, जब सभी राज्यों के कुल विधायकों का मत मूल्य निकाला जाएगा तब जो है इनकी संख्या आएगी 5,49,474। 5,49,474। ठीक है, कितना आएगा कुल मत मूल्य राज्यों की। इसका मतलब है, थोड़ा समझिए, ये मान लीजिए आपका संघ है, इसमें जो है छोटे छोटे राज्य हैं, इसका भी कुल विधायकों के मत मूल्य निकाला गया, इसके भी कुल विधायकों का मत मूल्य निकाला गया, इसके भी कुल विधायकों का मत मूल्य निकाला गया, इसके भी। जब सभी के निकाला गया और सभी को आपस में जोड़ा गया तो उनके मत मूल्यों का जो योगफल आया वह आया 5,49,474। ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़ा है। ठीक है, इतना आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, हमारा संविधान ये कहता है कि सभी राज्यों में समानता रखी जाएगी, सभी राज्यों में समानता रखी जाएगी, और साथ ही साथ इसके और इसके बीच भी समानता रखी जाएगी। इसका मतलब ये है, ये जो संसद के दोनों सदन के सदस्य हैं, इसके और इसके बीच जो है, इन दोनों के बीच जो है समानता रखी जाएगी, इसके और इसके बीच, कि जितना इनके वोट होंगे उतना इन दोनों के वोट भी होंगे। कहने का मतलब यह है, जितना इस संसद के वोट होंगे उतना इन राज्यों के भी वोट होंगे। पक्का? ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर हमें एक सांसद का मूल्य निकालना हो, मत मूल्य, हमें एक सांसद का मत मूल्य निकालना हो तो हम लोग क्या कहेंगे कि सभी राज्यों का निकाल लीजिए और उसके बाद कुल सांसदों की संख्या से भाग दे दीजिए, कुल सांसदों की संख्या से भाग दे दीजिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसका मतलब ये है, ये तो ये हो गया, इसको थोड़ा उधर लिख देते हैं। सभी राज्यों का कुल मत मूल्य कितना था? 5,49,474। यही था। अब देखिए एक सांसद का मूल्य कैसे निकालेंगे। एक सांसद का मत
मूल्य। भाई ये कहा गया है जितना इन राज्यों का मत मूल्य होगा उतना ही इन सांसदों का भी मत मूल्य होगा। इसका मतलब ये है ये जो जितना आया है मत मूल्य कितना आया है, ये लिखा गया है 5,49,474। कितना आया है 5,49,474। इसको जो है कितने से भाग देंगे, कुल सांसदों की संख्या कितनी आई है 776। 776 से भाग दे दीजिए। जब आप लोग 776 से भाग देंगे तब ये आएगा लगभग 708 दशमलव कुछ पॉइंट में आएगा। 708 दशमलव कुछ पॉइंट में आएगा। ठीक है, इस पॉइंट को छोड़ दिया जाता है और इस प्रकार एक सांसद का मत मूल्य निकल आता है 708। एक सांसद का मत मूल्य कितना निकल आता है 708। ठीक है, ये आ गया 708। अब देखिए अगर अब हमें फिर से कुल सांसदों का मत मूल्य निकालना हो, कुल सांसदों का मत मूल्य निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको और इसको फिर से गुणा कर देंगे, वही आ जाएगा। कितना आएगा 776 गुणे 708। अब लोग कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे, यही संख्या आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वाली संख्या फिर से नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट के बाद अंक थे उसे नहीं लिया गया है। अगर इस पॉइंट के बाद जो अंक थे उसे भी ले लिया जाता, उसे भी ले लिया जाता तब तो एग्जैक्ट वही आता। इसका मतलब इसे कुछ छोड़ दिया गया है तो अब जो आएगा इससे कुछ कम आएगा। अब बात करते हैं कम आएगा तो कितना आएगा, तो आएगा 5,49,408। कितना आएगा 5,49,408। ठीक है, इसका मतलब यह है कुल सांसदों का मत मूल्य हो गया इतना और कुल विधायकों का मत मूल्य हो गया इतना। अब कुल मत मूल्य निकाला जाए तो दोनों को जोड़ देंगे। कुल मत मूल्य अगर कहा जाए, कुल मत मूल्य कहा जाए तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, ये तो था ही, इसको भी जोड़ दीजिए 5,49,408। ठीक है, चलिए इसको जोड़ते हैं, कितना आया 8 4 12, ये 7 1 8, 4 4 8, 9 9 9 18, 4 4 8 1 9, 5 5 10, 10,98,882 कुल मत मूल्य आए। कितना है, कुल मत मूल्य आए। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, ये तो हो गया और बेसिक मतलब ये तो हो गया कुछ प्रक्रिया। हम लोगों ने देखा कि कैसे अनुच्छेद 62 ये कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए और इसके संबंध में सबसे पहले निर्वाचन आयोग द्वारा सभी तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। उसके द्वारा एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी और अधिकारी के पास जो भी व्यक्ति चाहें वह अपना अपना नामांकन पत्र भर सकते हैं। लेकिन इसके लिए यह जरूरी था कि कम से कम 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक हों। साथ ही साथ 15,000 रुपये जो है वह आरबीआई के खाते में जमा करें। ठीक है, अब जब आरबीआई के खाते में जमा करेंगे तो यह भी प्रावधान किया गया, अगर किसी व्यक्ति को कुल वैध मतों से 1/6 मत नहीं प्राप्त होता है तो उसका ये 15,000 रुपये जो है वह जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, यहाँ तक प्रक्रिया होगा, इसका मतलब फॉर्म भर उठा। अब वोट डालेंगे, वोट डालेंगे, ये डालेंगे, ये डालेंगे और ये डालेंगे। और हमारा संविधान कहता है कि राज्यों में क्या किया जाएगा, राज्यों में बिल्कुल जनसंख्या के आधार पर समानता रखी जाएगी। राज्यों में जनसंख्या के आधार पर समानता रखी जाएगी। इसका मतलब ये है सभी राज्यों के सदस्यों का अपना अलग अलग मत मूल्य होगा और जिस प्रकार से जहाँ की जनसंख्या होगी, जिस प्रकार से जहाँ के विधायक होंगे, उसी प्रकार से वहाँ के सदस्यों का मत मूल्य भी होगा। हालांकि यह प्रयास किया गया है कि सभी राज्यों का मत मूल्य जो है बराबर हो, लेकिन ये बिल्कुल संभव नहीं था, तो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आएगा। ठीक है,
तो राज्यों में समानता रखा गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि सभी राज्यों और संसद में भी मत मूल्य के आधार पर समानता रखी जाएगी। यही कारण है कि पहले एक विधायक का मत मूल्य निकाला गया, इसी प्रकार से सभी विधायकों का मत मूल्य निकाल लिया जाएगा जितने भारत में हैं। और उसके बाद देखा जाए एक सांसद का मत मूल्य निकालना है तो कुल जितना मत मूल्य आया था उससे भाग दे दिएगा, तब ये आ गया 708। अब कुल सांसदों का मत मूल्य निकालना था तो उसी से गुणा कर दिया गया तो आ गया ये। अब बात करेंगे ये क्यों नहीं आया, क्योंकि पॉइंट वाला छोड़ दिया गया था। वास्तव में ये जो आंकड़ा चला आ रहा है यह काफ़ी पुराना चला आ रहा है, अभी थोड़ा हम बताएंगे। यह जो जनसंख्या लिया जाता है यह लिया जाता है 1971 से। ध्यान से समझिएगा अब इसको। जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो हम लोग जानते हैं पहले से ही भारत की आबादी जो है बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो शुरू से ही परिवार नियोजन की प्रक्रिया भारत में चलाई जाती थी। ठीक है, शुरू से ही परिवार नियोजन की प्रक्रिया जो है भारत में चलाई जाती थी। और इसमें जो है दक्षिण भारत वाले लोग जो है काफ़ी जागरूक हुआ करते थे। उन्होंने परिवार नियोजन पर काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन उत्तर भारत के लोग जनसंख्या बढ़ाते हुए चले जा रहे थे। और हम लोग जानते हैं कि जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ के एक विधायक का मत मूल्य ज़्यादा होगा। ठीक है, जिसका परिणाम ये हुआ सरकार पर यह दबाव डाला गया कि भाई हम परिवार नियोजन भी कर रहे हैं और हमें समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि जिसका जितना ज़्यादा जनसंख्या होगा उसके एक विधायक का मत मूल्य भी ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके एक विधायक का मत मूल्य भी ज़्यादा होगा। इससे तो हर राज्य चाहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाएं ताकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में हमारा मत मूल्य अधिक हो। इसी को ध्यान में रखकर उस समय जो प्रधानमंत्री थी वह इंदिरा गांधी थी। एक संविधान संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके पहले क्या हुआ करता था कि जो नया अभी जनगणना हुआ होता है उसके आधार पर जितनी भी जनसंख्या हुआ करती थी उसको कुल विधायकों से भाग दिया जाता था। ठीक है, लेकिन अब कर दिया गया कि 2000 ईस्वी तक जब 2000 ईस्वी के बाद की जनगणना आएगी तब तक जो जनसंख्या लिया जाएगा वह 1971 की ही लिया जाएगा। क्या किया जाएगा? 1971 की ही यहाँ पर जनसंख्या लिया जाएगा। अब धीरे धीरे समय बीतता आया और समय आ गया 2000। और हम लोग जानते हैं 2001 की जनगणना तो 2000 की जनगणना 2001 में प्रकाशित की जाएगी। और जब 2001 समय आ गया तो अब समस्या ये आई कि यहाँ पर जनसंख्या कौन सा लिया जाए, 1971 वाला कि 2001 वाला, क्योंकि हमारे संविधान में ये प्रावधान किया गया था कि 2000 ईस्वी के बाद जो जनगणना होगी तब यहाँ पर वो जनसंख्या ली जाएगी, अन्यथा उसके पहले 1971 वाली जनसंख्या ही ली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर समस्या ये आई, तो इसी को फिर से इसके दूना कर दीजिए। 84वें संविधान संशोधन 2001 के माध्यम से ये प्रावधान कर दिया गया कि वास्तव में अब जब 2026 के बाद जो जनगणना होगी उसके जो आंकड़े आएंगे तब तक जो जनसंख्या ली जाएगी वह 1971 की ही ली जाएगी। ठीक है, इसका मतलब यह है पहले तो जो नवीन आंकड़ा आता था उसी को लिया जाता था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से कह दिया गया कि 2000 तक 1971 को लिया जाएगा। लेकिन जब 2001 आ गया अब समस्या है, तो फिर से 84वें संविधान संशोधन 2001 के माध्यम से कह दिया गया कि 2026 तक जब तक चुनाव 2026 के बाद जो आंकड़ा आएगा उसके पहले तक जो जनसंख्या ली जाएगी वह 1971 की ही ली जाएगी। इसका मतलब ये है ये जो भी आंकड़े हैं एक सांसदों का मत मूल्य है या जो भी आंकड़े हैं वास्तव में यह अभी से नहीं चल रहे हैं, यह 1971 से ही चले आ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, ये तो हो गया कुल मत मूल्य समानता देख लिया। उसके बाद जब अनुच्छेद 55 आप पढ़ोगे तो ये कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन
आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होगा। अब इन सभी को मिटा दिया जाता है, तब देखते हैं और क्या कहा गया है। ठीक है, इन सभी को मिटा दिया जाता है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें अब शुरू होंगी, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के समझ में नहीं आती हैं, उसे समझिएगा। अब ध्यान से समझिएगा। क्या कहा गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होगा। ठीक है, इसको थोड़ा समझिएगा। चलिए, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।